आज अपन वापस उसी चैप्टर पे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, वापस उससे आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने देखा था मतलब बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, फिर अरस्तु की भ्रामकता भी पढ़ी थी, और जो गैलीलियो थे उनके निराकरण, उन्होंने कैसे निराकरण बताया उसका भी अपन ने पढ़ा था। गैलीलियो ने बोला था कि भाई कोई किसी भी वस्तु को एक समान गति बनाए रखने के लिए आपका बाह्य बल आवश्यक नहीं होता है। उन्होंने प्रयोग भी दिए थे कि आपको एक समान गति चाहिए तो वहाँ पे पृष्ठ कैसा होना चाहिए, आपका घर्षण रहित होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए। यदि घर्षण रहित है तो उसके लिए उतना ही आवश्यक आपको बाह्य बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, जो कि न्यूटन ने 1600, जो सर इसाक न्यूटन है, न्यूटन के पूरा नाम सर इसाक न्यूटन, 1687 में उनकी बुक थी प्रिंसिपिया, उसके अंदर उन्होंने प्रतिपादित किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने गति के नियम। अपने इस बुक पुस्तक थी प्रिंसिपिया 1687 में, उसमें प्रतिपादित किया। तो न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। मतलब इसी का नाम क्या होगा, आपके जो न्यूटन का पहला नियम है, इसी को अपन जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा नियम है न्यूटन का, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी नियम को अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग, मतलब संवेग का नियम। न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है, जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, उसी को अपन संवेग का नियम भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा नियम जो आपका थर्ड लॉ है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हिंदी में बोले तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, उसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो अब इनमें सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनमें सबसे पहले अपन पहला नियम देखते हैं वापस, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब हिंदी में लिखे तो न्यूटन का गति का पहला नियम। तो देखो जन्यूटन का जो गति का पहला नियम है उसी को आप क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब ये नियम है क्या वो देखते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं, पहली बात तो ये गैलीलियो के प्रयोग पे आधारित है, उसी पे आधारित नियम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार है क्या, तो वो देखते हैं कि इस न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। उसको अवस्था परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी बाह्य बल का आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसके लिखेंगे अपन, इस नियम के अनुसार जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी तथा गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल
आरोपित नहीं किया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। मतलब इसने बोला कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे। जैसे कैसे आपको बता देते हैं, मान लो ये कोई आप मैं डस्टर मान लो, ये अभी क्या है स्थिर अवस्था में, ठीक है। अब ये यदि मान लो इस पर मैं ऐसे मान लो इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो देखो इसकी अवस्था में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो ये गति कर रहा है और मैंने क्या करा यहाँ पे फोर्स लगाया, बल लगाया, तो इसकी अवस्था में क्या हो गया, चेंज हो गया, गतिशील थी अब क्या हो गई, ये रेस्ट में आ गई, मतलब रुक गई, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, जब हम उस पर क्या करें, बाह्य बल, जब उस पर अपन क्या अप्लाई करें, बाह्य बल अप्लाई करें, तभी वो उसकी अवस्था में चेंज होगा, ठीक है। अब इसके आधार पर जड़त्व के आपके 3 प्रकार है, जड़त्व आपका 3 प्रकार का होता है, तो वो देखते हैं किस प्रकार होता है। तो देखो जड़त्व आपका 3 प्रकार का है, जड़त्व आपका 3 प्रकार का है। कैसे है, पहला है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा प्रकार होता है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ध्यान रखना है, जड़त्व आपका 3 प्रकार का, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है और दिशा का जड़त्व क्या होता है, इनको अपन अलग अलग पढ़ते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखो इनका स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं अपन। अब तो सबसे पहले देखेंगे विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला देख रहे हैं अपन विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो विराम का जड़त्व का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में स्वयं, मतलब विराम अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता, वो आपका क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व। मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता, वह क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले इसके परिभाषा जो क्या होगी, ठीक है। तो आपका ये मैंने क्या बोला, वस्तु का वह गुण, वस्तु का कोई ऑब्जेक्ट है उसका वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु विराम अवस्था में तो स्वयं चलना प्रारंभ नहीं कर सकती, उसको चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो वह गुण आपका क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व है। उदाहरण के तौर पे देखें, मान लो कोई घुड़सवार है जो घोड़े पे क्या कर रहा है, सवारी कर रहा है। पहले वो एकदम बैठा था, ठीक है, और अचानक घोड़े ने क्या करा, पहले वो घोड़ा विराम अवस्था में था, ठीक है, जैसे ही अचानक घोड़े ने क्या करा, चलना प्रारंभ किया, घोड़े ने चलना प्रारंभ किया, तो आपने देखा होगा घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है या
गिरने लगता है। उसका कारण यह है कि मतलब क्या होता है, जैसे ही घोड़ा अचानक चलता है तो उसका जो नीचे का भाग है वो उसके साथ क्या हो जाता है, उसके उसके निचले भाग में तो गति संचालित हो जाती है और ऊपर वाला भाग विरामावस्था में रहता है, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुकता है। तो इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है, कोई मान लो कोई स्वतंत्र रूप से कोई आदमी बस के अंदर खड़ा है और बस अचानक चलना प्रारंभ करे तो भी आपका क्या होगा, आदमी क्या करेगा, पीछे की ओर गिरने लगता है। उसका कारण भी यही है कि जैसे अचानक वो बस चलना प्रारंभ करी तो जो उसके कारण जो गति हुई उसके जो शरीर आदमी था उसके निचले भाग में संचालित हो जाती है, और जो ऊपर कमर से ऊपर वाला भाग है वो उसमें क्या होगा, विरामावस्था में, उसके कारण उसमें वो क्या करेगा, पीछे की ओर झुकेगा। कैसे, मान लो कोई आदमी था और वो क्या कर रहा है, बस में ऐसे स्वतंत्र रूप से खड़ा है, ठीक है। अब मान लो जैसे ही बस चलना प्रारंभ करी तो गति के कारण यहाँ पे तो गति आ जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे वाला कमर से ऊपर वाला भाग है वो उसमें वो विरामावस्था में, जिसके कारण वो क्या करेगा, पीछे की ओर झुकेगा या गिरेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गति का जड़त्व। दूसरा, गति का जड़त्व। और गति का जड़त्व मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। गति का जड़त्व का मतलब हो गया वस्तु का वह गुण जिससे वह वस्तु स्वयं अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, और वो गुण आपका क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व होगा। एग्जाम्पल देखें, उदाहरण, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के साथ आप क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो, ठीक है। और आप ट्रेन में गति करने का मतलब है आप उस ट्रेन के अंदर बैठे हो तो ट्रेन गति कर रही है, उसके जो आवश्यक बल है वो आपके अंदर भी संचालित हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रेन मान लो रुकी, जैसे ट्रेन रुकेगी तो आप देखे होंगे तो सीट पे जो बैठे व्यक्ति है वो आगे की ओर झुकते हैं। उसका रीजन ये है कि जो मतलब जैसे ट्रेन रुकी तो वो विरामावस्था में आ रही है, लेकिन जो आपका नीचे का भाग है वो तो विरामावस्था में आ रहा है, लेकिन ऊपर का जो भाग है वो क्या आ रहा है, वो गतिशील था, तो उसके कारण वो आदमी क्या होता है, आगे की ओर झुकता है। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, जब किसी बस या ट्रेन जो भी है, बस को अचानक रोक दिया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकने लगते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो निचला भाग है रोकने से वो तो विरामावस्था में आ जाएगा, लेकिन जो अगला ऊपर वाला भाग है, शरीर का ऊपर वाला भाग, वो गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, आगे की ओर गतिशील रहता है। क्योंकि शरीर का निचला भाग बस या ट्रेन के साथ विरामावस्था में आ जाता है, जबकि जो आपका कमर से ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भाग, जबकि ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, गति के जड़त्व के कारण
जड़त्व के कारण आगे गतिमान रहता है, जबकि ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहता है। इसका दूसरा उदाहरण और भी है। मान लो कोई भी जो लंबी कूद कूदने वाला धावक है, वो क्या करता है, लंबी कूद कूदने से पहले क्या करता है, आपका थोड़ी दूर पीछे जाके आगे मतलब दौड़ लगाता है। और दौड़ लगाने का कारण ये है कि जैसे वो छलांग लगाएगा मतलब ऐसे विराम अवस्था में, लेकिन वो आगे क्या करता है, गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर जाता है। इस ठीक है, उसमें भी गति का जड़त्व का ही कारण है। अब देखते हैं अपन तीसरा प्रकार, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, और दिशा का जड़त्व है मतलब इंग्लिश में बोले तो इनर्शिया ऑफ तो देखो दिशा का जड़त्व का मतलब हो गया मतलब कोई वस्तु है, वो अपने मतलब खुद स्वयं अपनी गति की दिशा में चेंज नहीं कर सकती। जैसे आप लैंग्वेज के रूप में मतलब वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो उसका कारण भी क्या है, दिशा का जड़त्व है। तो वस्तु का वह गुण जिससे वस्तु स्वयं अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो वह आपका क्या कहलाएगा, दिशा का जड़त्व है। और इसके एग्जाम्पल आपने दिशा का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि जैसे आप कोई मान लो कोई कार या कोई कहीं भी कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, तो आप क्या करते हो, मान लो कार अचानक से, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो कोई कार थी और ये आपने कोई वर्ताकार पथ है, मान लो पहले कार ऐसे आ रही थी और अचानक वो क्या करे, ऐसे अपनी गति की दिशा में चेंज करे, मतलब वर्ताकार पथ पे अचानक घूमने लग जाए, तो उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, उसके स्पर्श के रूप में मतलब बाहर की ओर झुकने लगते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं वो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे होते हैं कि आप यदि कोई पत्थर घुमा रहे हो, बचपन में ढेरिया बहुत घुमाए, ठीक है, तो पत्थर घुमा रहे हो तो उस पत्थर को जैसे फेंकते हैं तो क्या करता है, उस वर्ताकार पथ के स्पर्श जा मतलब ऐसे वर्ताकार में घूम रहा था, पहले ऐसे घूम रहा था, तो उसके जैसे छोड़ेंगे तो इसकी स्पर्श जा के रूप में क्या हो जाता है, आगे की ओर निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, जब कोई कार अचानक वृत्ताकार पथ पर घूमने लगे तो अंदर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर निकलने लगते हैं, और ये उदाहरण आपने सबने महसूस किया हुआ है, बाहर की ओर निकलने लगते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे, कोई मान लो आपका कोई, मैंने धैर्य वाला बताया वो सबने किया हुआ है, मतलब ऐसे पत्थर फेंकते थे अपन ऐसे घुमा के। ठीक है, तो वहाँ पे वो पत्थर क्या करता है, ऐसे जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि पत्थर ऐसे घुमा रहे हैं इसको, और जैसे छोड़ते हैं तो इसकी स्पर्शज्या के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखो आज न्यूटन का पहला नियम पढ़ा, तो उसके बाद में उसके जड़त्व के प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार विराम का जड़त्व, दूसरा पढ़ा था गति का जड़त्व, और तीसरा पढ़ा दिशा का जड़त्व। अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। देखो पहली बात तो इसको दूसरा नाम ये भी ध्यान रखना है, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसी को बोला जाता है, इसी का ही नाम है लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब है क्या, लॉ ऑफ मोमेंटम क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो देखो न्यूटन का सेकंड नियम है क्या, तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर जो उस पे आरोपित बल है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। और जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो बल की दिशा में ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये भी ध्यान रखना है, परिवर्तन कैसे होगा, बल की डायरेक्शन में ही होगा, फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। तो इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन वस्तु के, या कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। और जो परिवर्तन होगा, बोला कि इसमें संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। साथ में यह भी ध्यान रखना है, जो ये परिवर्तन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे लिखना है, तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जो संवेग में परिवर्तन की दिशा होगी वो क्या होगी, परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। तो देखो अपन ने जो बोला है उसको लिखते हैं। पहले क्या बोला है, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब संवेग को बोलते हैं पी से, तो परिवर्तन की दर को मतलब डीपी बटा डीटी किसके समानुपाती होता है, उसमें आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है। यहाँ से मैं थोड़ा समझा देता हूँ। संवेग में जो संवेग होता है उसको पी के द्वारा लिखा जाता है। वो संवेग पी बराबर होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या होता है, आपका संवेग होता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, यहाँ पे आएगा के डीपी बटा डीटी, और क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या स्थिरांक है, कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, के बराबर मैं मान रहा हूँ एक, के बराबर क्या मान रहा हूँ एक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ बराबर डीपी बटा डीटी, डीपी बटा डीटी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो अब मेरे को पता है एफ बराबर पी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, एम इंटू वी बटा डी टी। तो देखो मास तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्या बचा डीवी बटा dt, और dv बटा dt का मतलब क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। v क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वेग होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर आपका क्या होता है, त्वरण होता है। यहाँ पे साइड में लिख लेना है dv बटा dt बराबर होता है एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण को ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से आपका बल का सूत्र हो गया F बराबर m इंटू ए, और बल का मात्रक आपको मैंने कल बता दिया था क्या होता है, न्यूटन है, m क्या पद्धति में, और सीजीएस में डाइन होता है। और आप चाहो तो इनको ऐसे, क्योंकि दोनों परिवर्तन दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। m इंटू ए, ठीक है, मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना है न्यूटन का सेकंड नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है, और जो परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में ही होता है। इसको मैंने क्या लिखा, तो संवेग में परिवर्तन की दर dp बटा dt,
समानुपाती एफ के, तो मैंने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के समानुपाती हटा के क्या लगाया के क्या होता है, स्थिरांक होता है, इसका मैंने मान लिया 1, ठीक है। और यहाँ से F बराबर आ गया dp बटा dt, तो यहाँ से चिन्ह थोड़ा ऐसे तीर का एरो का निशान है, ध्यान रखना है, ठीक है, जो डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से m मास होता है dv बटा dt, ठीक है। तो dv बटा dt का मतलब वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर आपका क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है। यहाँ से अब देखो, यहाँ से अपन फर्स्ट नियम से और सेकंड नियम से क्या सीखे वो देखना है। तो देखो आपका, देखो यहाँ से पहला नियम से आपने क्या बता, आपको पता चला है कि बल मतलब बल की, आपको बल का पता चलता है कि बल होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यूटन के प्रथम नियम से, आपको न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आपको बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, किस प्रकार कि आप किसी भी वस्तु पे आप कोई वह कारक जो वस्तु को क्या कर दे, त्वरित कर दे, या फिर गतिशील अवस्था को विरामावस्था में ला दे, या विरामावस्था को गतिशील अवस्था में बदल दे, तो वो कारक आपका क्या होता है, बल होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको पहले नियम से किसकी प्राप्त, मतलब न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि जो न्यूटन का सेकंड नियम है उससे बल का आपको परिमाण मिलेगा, बल का परिमाण, बल का परिमाण, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड नियम से बल का परिमाण मिलेगा। और न्यूटन के सेकंड नियम पे आप उदाहरण देख सकते हो, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी है, यदि वो कैच करता है तो कैच करने से पहले क्या करता है, हाथों को पीछे की ओर खींचता है। उसका रीजन ये है कि यदि मतलब वहां पे क्या होता है, यहाँ तो हो गया उदाहरण में ये ध्यान रखना है भाई, मतलब एक आपको बेसिक उदाहरण ये देखना है कि भाई कोई क्रिकेट खिलाड़ी है तो वो कैच पकड़ते टाइम, गेंद को कैच पकड़ते टाइम आपको क्या करता है, हाथ के पीछे की ओर खींचता है। उसका रीजन ये है, यदि पीछे की ओर खींचेगा तो वहां पे जो मंदक बल लगता है वो कम लगेगा, यदि वो सीधा पकड़ ले, कैच पकड़ ले तो मंदक बल ज्यादा लगेगा, जिसके कारण उसके हाथों को चोट लग सकती है, ठीक है। अब न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।